गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में मैंने नर्स्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन जो है डिस्कस किया था। आज मैं उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जरा नोट करो। क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K? What is the value of equilibrium constant K for the reaction between copper 2 positive and tin 2 positive? For the reaction between copper 2 positive and tin 2 positive, ions in aqueous solution at 25 degrees centigrade. Ions in aqueous solution at 25 degrees centigrade. ये रिएक्शन गिवन है। कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस टिन 2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स टिन 4 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है और यहां पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है, गिवन E naught of copper 2 positive to copper 0.34 volt and E naught of tin 4 positive to tin 2 positive is equal to 0.154 volt. ये गिवन और आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। टेन टू द पावर 6.29 .
लेकिन इस तरीके से वैल्यू आप बताओगे नहीं भाई, 10 के ऊपर फ्रैक्शनल पावर का क्या मतलब है? अगर लॉग टेबल रिक्वायर्ड है तो लॉग टेबल देखो और देख करके बताओ। तो आपको अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आपको इस रिएक्शन का ई नॉट ऑफ सेल निकालना पड़ेगा। तो ई नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा? ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू, जहां पे जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मैनर में हो रही है आपको उसका वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर करते हुए ऐड कर देना। तो ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर। एक तो देखो कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको ये चाहिए, प्लस ई नॉट ऑफ टिन 2 पॉजिटिव टिन 4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो ई नॉट ऑफ टिन 2 पॉजिटिव टू टिन 4 पॉजिटिव ये चाहिए। यहाँ पे प्लैटिनम जो है अगर लिखोगे तो इधर लिखोगे प्लैटिनम को, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब एनोड के फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ई नॉट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर प्लस ई नॉट ऑफ टिन 2 पॉजिटिव टू टिन 4 पॉजिटिव। अब दोनों वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। ई नॉट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर गिवन है 0.34 वोल्ट। ध्यान देना यहाँ पे ई नॉट ऑफ टिन 4 पॉजिटिव टू टिन 2 पॉजिटिव गिवन है और आपको चाहिए ई नॉट ऑफ टिन 2 पॉजिटिव टू टिन 4 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा? आपको इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलना है, सिर्फ साइन बदलना है, क्योंकि रिएक्शन के डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो साइन बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो माइनस 0.154, 0.34 माइनस 0.154 वोल्ट। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये कितना आता है? ये कितना आता है? जीरो पॉइंट 186। तो 0.186 ये आ गया ई नॉट ऑफ सेल 0.186 वोल्ट। अब देखो हमें पता है ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई एन। यहां पे देखो एन 2 है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 2 यूनिट का चेंज, टिन 2 पॉजिटिव टू टिन 4 पॉजिटिव 2 यूनिट का चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट में हो रहा है। तो एन वैल्यू यहाँ पे 2 होगी। तो 0.0591 बाई 2 लॉग ऑफ 10 बेस के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम हमें निकालना है, ई नॉट ऑफ सेल हमने निकाला है तो ये आ गया लॉग के इज इक्वल टू 2 इंटू 0.186 डिवाइडेड बाई 0.0591। ये कितना है? सिक्स 6.29। तो ये आ गया 6.29। लॉग के आ गया 6.29। अब देखो अब हमें के चाहिए तो के क्या हो जाएगा? के हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 6.29। तो एंटी लॉग ऑफ 6.29 को आप लिखोगे एंटी लॉग ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय एंटी लॉग ऑफ 0.29।
एंटी लॉग ऑफ 6.29 को आप लिखोगे एंटी लॉग ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय एंटी लॉग ऑफ 0.29। तो एंटी लॉग ऑफ 6 आ गया 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.29 का एंटी लॉग, बताओ कितना आता है। एनसीईआरटी में एंड में गिवन है लॉग और एंटी लॉग टेबल, तो आपको चाहिए 0.29 का एंटी लॉग। पॉइंट 29 का एंटी लॉग वैल्यू गिवन है 1.95, 1.950, 1.95, तो ये आ गया 1.95 इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा 1.95 इंटू 10 टू द पावर 6। एक और क्वेश्चन लिखो। टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल are assembled, two electrochemical cell are assembled in which the following reaction occurs, in which the following reaction occurs. Two electrochemical cell are assembled in which the following reaction occurs. देखो बेटा, रिएक्शन यहां पे गिवन है वेनेडियम 2 पॉजिटिव प्लस ऑक्सो वेनेडियम 2 पॉजिटिव, वेनेडियम 2 पॉजिटिव प्लस ऑक्सो वेनेडियम 2 पॉजिटिव, वेनेडियम 2 पॉजिटिव प्लस ऑक्सो वेनेडियम 2 पॉजिटिव प्लस 2H पॉजिटिव gives 2 वेनेडियम 3 पॉजिटिव प्लस H2O। E नॉट ऑफ सेल गिवन है, E नॉट ऑफ सेल 0.616 वोल्ट। एक सेल रिएक्शन ये है, इसका E नॉट गिवन है। दूसरी सेल रिएक्शन है वेनेडियम 3 पॉजिटिव प्लस सिल्वर पॉजिटिव प्लस H2O gives ऑक्सो वेनेडियम 2 पॉजिटिव प्लस 2H पॉजिटिव प्लस सिल्वर सॉलिड। इस रिएक्शन का E नॉट गिवन है 0.439 वोल्ट, 0.439 वोल्ट। अब देखो आगे बोला है कैलकुलेट E नॉट, कैलकुलेट E नॉट फॉर हाफ रिएक्शन। देखो कैलकुलेट E नॉट फॉर हाफ रिएक्शन, वेनेडियम 3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स वेनेडियम 2 पॉजिटिव। इसका E नॉट आपको निकालना है। गिवन E नॉट ऑफ सिल्वर आयन टू सिल्वर, given E naught of silver ion to silver is 0.799 volt, 0.799 volt।
सर दूसरी रिएक्शन में एरो के उधर वी क्या लिखा है, वी ओ। दूसरी रिएक्शन में एरो के वी के साथ क्या लिखा है, वी सिंगल ओ टू VO2 पॉजिटिव, ऑक्सो वेनेडियम 2 पॉजिटिव। -0.256 वोल्ट आंसर है। 0.256 वोल्ट आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं, -0.256 वोल्ट है। देखो ये 2 सेल रिएक्शन गिवन है और ये हाफ सेल रिएक्शन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, और आपको इस हाफ रिएक्शन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो अगर आप मतलब एक तरीके से आपको निकालना है E नॉट ऑफ वेनेडियम 3 पॉजिटिव टू वेनेडियम 2 पॉजिटिव, ये निकालना है। E नॉट ऑफ वेनेडियम 3 पॉजिटिव टू वेनेडियम 2 पॉजिटिव, और E नॉट ऑफ सिल्वर आयन टू सिल्वर गिवन है। E नॉट ऑफ सिल्वर आयन टू सिल्वर ये गिवन है 0.799 वोल्ट। अब देखो अगर हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा। अगर इनको ऐड करते हैं तो देखो क्या मिलेगा। ऑक्सो वेनेडियम 2 पॉजिटिव यहां भी है, यहां भी है, कैंसिल हो जाएगा। 2H पॉजिटिव यहां भी है, यहां भी है, कैंसिल हो जाएगा। वेनेडियम 3 पॉजिटिव इधर भी है और इधर भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये मिल जाएगा वेनेडियम 2 पॉजिटिव, वेनेडियम 2 पॉजिटिव प्लस सिल्वर पॉजिटिव, वाटर वाटर कैंसिल हो जाएगा। तो वेनेडियम 2 पॉजिटिव प्लस सिल्वर पॉजिटिव गिव्स वेनेडियम 3 पॉजिटिव, वेनेडियम 3 पॉजिटिव प्लस सिल्वर सॉलिड। ये रिएक्शन मिलेगी दोनों को ऐड करने पे। और क्योंकि यहां पे नेट रिएक्शन इलेक्ट्रॉन से इंडिपेंडेंट है, तो अगर मान लो इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ E1 नॉट है और इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ E2 नॉट है और इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ E3 नॉट है, तो E3 नॉट इज इक्वल टू E1 नॉट प्लस E2 नॉट। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होगा वो एडिटिव होगा, बिकॉज नेट रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आवाज आपकी वो आ रही है, थोड़ी प्रॉपर नहीं आ रही है। अच्छा, यस सर। वॉइस में प्रॉब्लम सबको महसूस हो रही भाई? फेड आउट हो रही थी सर काफी बारी ना। और अभी? अब भी हल्की है, अब हल्की हल्की है। अच्छा, अभी भी दिक्कत हो रही है? यस सर।
अभी कैसी आवाज? सर अब अभी सही, आप कैसे सुन पा रहे हो? अब सही आ रही है सर। अब ठीक है बेटा? माधव, यस सर ठीक है। तो E3 नॉट इज इक्वल टू E1 नॉट प्लस E2 नॉट हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नेट रिएक्शन मिल रही है वो इलेक्ट्रॉन से इंडिपेंडेंट है। इन दो रिएक्शन को ऐड करके ये तीसरी रिएक्शन मिल रही है, इसलिए इनके जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होंगे वो एडिटिव होंगे। तो E3 नॉट यहाँ पे अगर हम निकालें तो E3 नॉट आ जाएगा E1 नॉट 0.616 प्लस E2 नॉट 0.439। तो ये अगर आप सॉल्व करते तो ये आ जाएगा 1.055 वोल्ट, 1.055 वोल्ट ये आ जाता है E3 नॉट। और E3 नॉट को अगर आप यहां पे देखो तो E3 नॉट क्या हो जाएगा? E3 नॉट इज इक्वल टू E नॉट ऑफ वेनेडियम 2 पॉजिटिव टू वेनेडियम 3 पॉजिटिव प्लस E नॉट ऑफ सिल्वर आयन टू सिल्वर, ये लिख सकते हैं। E नॉट ऑफ वेनेडियम 2 पॉजिटिव टू वेनेडियम 3 पॉजिटिव प्लस E नॉट ऑफ सिल्वर आयन टू सिल्वर। तो 1.055 is equal to E naught of vanadium 2 positive to vanadium 3 positive plus 0.799। तो यहां से आप निकाल लोगे E naught of vanadium 2 positive to vanadium 3 positive is equal to 1.055 minus 0.799। तो ये आ जाता है 0.256 वोल्ट। तो आप यहां पे गिवन है E नॉट ऑफ वेनेडियम 2 पॉजिटिव टू वेनेडियम 3 पॉजिटिव, जबकि हमें निकालना है E नॉट ऑफ वेनेडियम 3 पॉजिटिव टू वेनेडियम 2 पॉजिटिव। तो देयरफॉर E नॉट ऑफ वेनेडियम 3 पॉजिटिव टू वेनेडियम 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस 0.256 वोल्ट। रिएक्शन की डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का साइन बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। ठीक है, तो आंसर है माइनस 0.256 वोल्ट। एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो द एडिशन स्टोरेज सेल, the addition storage cell is represented as, the addition storage cell is represented as the addition storage cell is represented as, ये सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है एडिशन सेल का।
Fe solid, FeO solid, potassium hydroxide aqueous, Ni2O3 solid, Ni solid, ये गिवन है। ये एडिशन सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन है। आगे लिखो, the half cell reactions are the half cell reactions are the half cell reactions are एक रिएक्शन ये गिवन है Ni2O3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives 2 NiO solid, 2 NiO solid plus 2 hydroxyl ion. E1 नॉट गिवन है इसके लिए 0.4 वोल्ट। दूसरी हाफ सेल रिएक्शन है FeO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives Fe solid प्लस 2 हाइड्रोक्सिल आयन। E2 नॉट गिवन है यहां पे -0.87 वोल्ट, -0.87 वोल्ट। अब फर्स्ट पार्ट लिखो क्वेश्चन का। What is the net cell reaction? What is the net cell reaction occurring spontaneously in addition cell? What is the net cell reaction occurring spontaneously in addition cell? Second part, what is the EMF? What is the EMF of the cell? What is the EMF of the cell? And how does it depend on the concentration of potassium hydroxide? And how does it depend on the concentration of potassium hydroxide? Third part, what is the maximum amount of energy? What is the maximum amount of energy that can be obtained? What is the maximum amount of energy that can be obtained from 1 mole of Ni2O3 solid? Ni2O3 solid. What is the maximum amount of energy that can be obtained from 1 mole of Ni2O3 solid? तो ये 3 पार्ट हैं क्वेश्चन के, सॉल्व करो। सर सेकंड हाफ रिएक्शन के लिए ईएमएफ कितनी है? -0.87 वोल्ट।
Na2O3 solid plus iron gives 2 NiO solid. Two NiO solid plus FeO solid. Okay. देखो बेटा, अगर हमें स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन चाहिए, इसका मतलब जो ई नॉट ऑफ सेल आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। इन दो हाफ रिएक्शन को आप इस तरीके से मैनिपुलेट करो कि ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव आए। तो अगर मान लो आप सेकेंड रिएक्शन की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो, सेकेंड रिएक्शन की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो, तो इसका ई नॉट का साइन बदल जाएगा। अभी ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर इसको फर्स्ट के साथ ऐड कर दो, तो जो नेट रिएक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन से इंडिपेंडेंट हो जाएगी। और अगर नेट रिएक्शन इलेक्ट्रॉन से इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो एडिटिव होगा, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर एडिटिव है तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव 1.27 वोल्ट। तब जो रिएक्शन आपको मिलेगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। इसका मतलब अगर हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कंसीडर करें तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना पड़ेगा। तो आ जाएगा Na2O3 सॉलिड, Na2O3 सॉलिड, H2O लिक्विड, H2O लिक्विड कैंसिल हो जाएगा, आयरन सॉलिड रिएक्टेंट साइड में आ जाएगा, और हाइड्रोक्सिल आयन कैंसिल हो जाएगा, तो Na2 और इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो जाएगा। तो Na2O3 सॉलिड प्लस आयरन सॉलिड गिव्स 2 NiO सॉलिड, हाइड्रोक्सिल आयन कैंसिल हो गया, प्लस FeO सॉलिड, FeO सॉलिड, और इसके लिए जो E नॉट आएगा ये आएगा बेटा 1.27 वोल्ट, 1.27 वोल्ट जो कि पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो एडिशन सेल के अंदर होगी। और यहां पे देखो ई नॉट ऑफ सेल पूछा था सेकंड पार्ट में, मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल पूछा था, तो हमने स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकाला है। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल 1.27 वोल्ट है, और अगर आप नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करो तो ईएमएफ ऑफ सेल हो जाएगा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल 1.27 माइनस 0.0591 by 2 log of 10 बेस, log of 10 बेस Q। तो अगर आप यहां पे देखो, इस ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, सबका एक्टिव मास यूनिटी है, तो Q वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1। तो Q वैल्यू 1 आ गई तो ये वाला टर्म हो गया 0। तो मतलब ईएमएफ ऑफ सेल आ गया 1.27 वोल्ट ई नॉट के बराबर। ईएमएफ ऑफ सेल यहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल के बराबर ही आ जाता है। तो इससे एक चीज और समझ में आई, आपसे पूछा गया हाउ डज इट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ KOH। आप देखो जो नेट रिएक्शन है, नेट रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, नेट रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब है कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ KOH। इस बात को लिख लो, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यहाँ जो ईएमएफ होगा वो हमेशा ई नॉट के बराबर होगा। ईएमएफ ऑफ सेल हमेशा ई नॉट ऑफ सेल के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये ऐसा सेल है जो थ्रू आउट द लाइफ कांस्टेंट ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। एडिशन सेल थ्रू आउट द लाइफ जब तक वो सरवाइव करेगा वो कांस्टेंट ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जो ईएमएफ वैल्यू है वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो इस बात को भी नोट कर लो, यहाँ पे पूछा तो नहीं गया है लेकिन आपको इसको लिख लेना चाहिए। देखो एडिशन सेल
addition cell throughout its life produces, addition cell throughout its life produces constant EMF as in the cell reaction, as in the cell reaction no electrolyte is involved, no electrolyte is involved. तो जो सेल रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो सोल्यूशन फेज में प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये इसका एक स्पेशल फीचर है। थर्ड पार्ट में पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ Na2O3। अब देखो अगर इसका 1 मोल को हम यूज करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पर हाफ रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। अगर एक Na2O3 मॉलिक्यूल को यूज करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो अगर 1 मोल Na2O3 को यूज करेंगे तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ Na2O3। तो आप नोट कर लो, लिखो इफ 1 मोल ऑफ Na2O3, if 1 mole of Na2O3 is involved in the cell reaction, if 1 mole of Na2O3 is involved in the cell reaction, then 2 mole electron is transferred, then 2 mole electron is transferred। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन, आपसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू E इंटू Q, E इंटू Q। तो E वैल्यू है बेटा यहाँ पे 1.27 और Q है 2 फैराडे, तो 2 इंटू 96500 कूलम, तो ये आ जाएगा इतना जूल। तो ये सॉल्व करके कितना आता है? हाँ सही है, 245.11 किलो जूल, 245.11 किलो जूल। एक और क्वेश्चन लिखो। A solution contains 5 millimoles of dichromate 5 millimoles of dichromate ion and 15 millimoles of chromium 3 positive. And 15 millimoles of chromium 3 positive in its 1 liter sample. In its 1 liter sample. If the pH of the solution is 1, if the pH of the solution is 1, find the half cell potential
हाफ सेल पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. फाइंड द हाफ सेल पोटेंशियल ऑफ द रिएक्शन. Find the half cell potential of the reaction. Dichromate ion plus 14H positive plus 6 electron gives 2 chromium 3 positive plus 7 H2O. E naught is equal to 1.33 volt. E naught is equal to 1.33 volt. सॉल्व करो. इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है और आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है. वन 1.218. हाँ सही है. तो आप यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे इस हाफ रिएक्शन के लिए. तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई 2 बाई 6. यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट. P इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई 6. कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको 0.06 ले सकते हो. लॉग ऑफ 10 बेस क्रोमियम आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डाइक्रोमेट आयन कंसंट्रेशन. डाइक्रोमेट आयन कंसंट्रेशन multiplied by hydrogen ion concentration to the power 14. ये एक्सप्रेशन आएगा. तो E नॉट वैल्यू गिवन है 1.33 माइनस 0.06 बाई 6.01 लॉग ऑफ 10 बेस. अब देखो क्रोमियम आयन कंसंट्रेशन तो यहाँ पे बोला 15 मिलीमोल इन 1 लीटर. तो 15 का स्क्वायर
मिलीमोल है तो इंटू 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁶ हो जाएगा अपॉन डाइक्रोमेट आयन का बोल रहा है 5 मिलीमोल, तो 5 इंटू 10⁻³ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टू द पावर 14, तो पीएच यहाँ पे 1 है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 होगा। पीएच 1 है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 यानी कि 0.1, तो 10⁻⁻1 टू द पावर 14 10⁻⁻14 आ जाएगा। तो ये आ गया 1.33 माइनस 0.01 लॉग ऑफ 10 बेस 45 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻17 ऊपर गया तो 10⁻17 10⁻17 एंड 10⁻6 10 टू द पावर 11 10 टू द पावर 11। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.33 माइनस 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस लॉग 45 11 प्लस लॉग 45 हो जाएगा। तो लॉग 45 है 1.6542 1.6542 ये log 45 वैल्यू है 1.6542। तो अब आप यहां से देखो तो ये आ गया 1.33 माइनस 0.01 11 प्लस 1.6542 12.6542 तो 12.6542 तो 1.33 माइनस 0.12652 1.33 माइनस 0.12652 तो ये सॉल्व करके आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 1.21 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली 1.21 वोल्ट। तो ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आया? एक और क्वेश्चन लिखो। neglecting the liquid junction potential neglecting the liquid junction potential neglecting the liquid junction potential calculate the EMF of the following cell. Neglecting the liquid junction potential, calculate the EMF of the following cell at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है ये तब अराइज होता है जब दो सॉल्यूशन एक दूसरे के कांटेक्ट में सीधे आते हैं और इसको अवॉइड करने के लिए ही सॉल्ट ब्रिज को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल टर्म को मिनिमाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज को यूज किया जाता है, उससे सेल की एफिशिएंसी बढ़ती है। तो हाइड्रोजन गैस प्रेशर गिवन है 1 एटमॉस्फेयर, फॉर्मिक एसिड कंसंट्रेशन गिवन है 0.5 मोलर, सॉल्ट ब्रिज यहां पे
इनर्ट इलेक्ट्रोड को यूज करें, प्लेटिनम सॉलिड। एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन गिवन है 1 मोलर। हाइड्रोजन गैस पार्सल प्रेशर गिवन है 1 एटमॉस्फेयर। प्लेटिनम सॉलिड, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। बताओ ये कौन से टाइप का सेल है? कौन से टाइप का सेल है ये? कंसंट्रेशन सेल है, सही है, ये सही आंसर है। क्योंकि जो इलेक्ट्रोड आप एनोडिक साइड में देख रहे हो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, कैथोडिक साइड में भी आप वही इलेक्ट्रोड देख रहे हो। ये कंसंट्रेशन सेल है। और कंसंट्रेशन सेल में भी कौन से टाइप का कंसंट्रेशन सेल? इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल है, सही है। क्योंकि आप देख रहे हो दोनों साइड में इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग है, उसका कंसंट्रेशन अलग अलग है। इलेक्ट्रोड का पार्शियल प्रेशर सेम है। आप देखो 1 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर, तो ये इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल है। आगे लिखो, गिवन के फॉर फॉर्मिक एसिड, के फॉर फॉर्मिक एसिड 1.77 into 10 to the power minus 4, and K for acetic acid 1.8 into 10 to the power minus 5 respectively. K for formic acid 1.77 into 10 power minus 4, and K for acetic acid 1.8 into 10 power minus 5 respectively. EMF of the cell निकालना है।
-0.0204 वोल्ट, ये सही आंसर। -0.0204 वोल्ट ये करेक्ट आंसर है। इसका मतलब कि इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो इस इंफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग जो नेट रिएक्शन होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि ई नॉट वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो अब देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। पहले एनोड की रिएक्शन लिख लेते हैं। तो एनोड की रिएक्शन क्या होगी? हाइड्रोजन गैस गिव्स 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो मान लो ये K1 है और ये C1 है। तो यहां पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ जाएगा अंडर रूट ऑफ K1C1, अंडर रूट ऑफ K1C1। E1 नॉट वैल्यू 0। कैथोड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, इसलिए ई नॉट वैल्यू 0 लिया। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन गैस। अच्छा, इसका पार्शियल प्रेशर यहाँ पे गिवन है 1 एटमॉस्फेयर। अब इसमें देखो ये हो गया बेटा C2 और ये हो गया Ka2। तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ गया अंडर रूट ऑफ Ka2C2 और हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर आ गया 1 एटमॉस्फेयर। E2 नॉट वैल्यू भी यहाँ पे 0 होगी। अगर आप दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर दो तो इनको ऐड करने पे क्या मिलेगा? 2H पॉजिटिव एक्वस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रूट K2C2 गिव्स 2H पॉजिटिव एक्वस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रूट K1C1। ई नॉट वैल्यू अगर हम यहां पे कंसीडर करें तो ई नॉट वैल्यू है 0। ई नॉट वैल्यू यहां पे 0 है। अब देखो बेटा, अगर हम ईएमएफ निकालते हैं तो ईएमएफ इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 बाई 2। दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, बाई 2 लॉग ऑफ 10 बेस दिस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन दिस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा K1C1 डिवाइडेड बाई K2C2। K1C1 डिवाइडेड बाई K2C2। अब आप यहां पे जो वैल्यूज है इनको पुट करो। E इज इक्वल टू 0.0591 बाई 2, ये माइनस साइन हटाओगे तो ये आ जाएगा इसको अगर 0.6 लिख दें, 0.06 तो 0.03 हो गया। 0.03 लॉग ऑफ 10 बेस K2C2 अपॉन K1C1, K2C2 अपॉन K1C1 यानी कि 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन K1C1 1.77 इंटू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4। ये आ गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.03 लॉग ऑफ 10 बेस। ये 1.8 और 1.77 को अप्रोक्सीमेटली कैंसिल कर दिया। 10 पावर -5 10 पावर -5, यहाँ पे 5 इंटू 10 पावर -5 लिख दो तो कैंसिल हो गया। तो 1/5 आ गया। ये 1/5 तो मतलब माइनस लॉग 5, तो ये आ गया 0.03 इंटू माइनस साइन यहाँ लगा दिया इंटू लॉग 5। तो लॉग 5 होता है 0.6990।
तो 0.6990 अप्रोक्सीमेटली 0.7। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो याद आएगा -0.021 -0.021 वोल्ट, -0.021 वोल्ट ये आता है। स्क्रीन क्लियर है बेटा? तुम्हारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। तो यहाँ पे हमने ईएमएफ निकाला, ईएमएफ आ गया -0.021 वोल्ट। हमने काफी सारा अप्रोक्सीमेशन यूज किया है। तो ये क्लियर हो गया सबको? ये वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई? एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो व्हाट विल बी द आयनिक कंसंट्रेशन, what will be the ionic concentration of chloride ion and bromide ion? What will be the ionic concentration of chloride ion and bromide ion when silver chloride solid, when silver chloride solid, what will be the ionic concentration of chloride ion and bromide ion when silver chloride solid is added to a solution, containing, when silver chloride solid is added to a solution containing 0.1 molar of bromide ion, 0.1 molar of bromide ion in 1 liter solution, 0.1 molar of bromide ion in 1 liter solution, given E naught of chloride ion to silver chloride solid is equal to 0.22 volt, and E naught of bromide ion to silver bromide solid is equal to 0.09 volt. 0.09 volt.
सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को? चलो मैं थोड़ा प्रोसीड करता हूं आगे। यहां पे गिवन है, बोल रहा है कि एक ब्रोमाइड आयन सोल्यूशन है, उस ब्रोमाइड आयन सोल्यूशन के अंदर सिल्वर क्लोराइड को ऐड किया जा रहा है। तो जो फाइनल सोल्यूशन होगा, फाइनल सोल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन और ब्रोमाइड आयन का कंसंट्रेशन कितना कितना होगा ये निकालना है। तो ब्रोमाइड आयन एक्वस ये पहले से प्रेजेंट है और उसमें ऐड किया जा रहा है सिल्वर क्लोराइड सॉलिड को। तो यहां पे बनना चाहिए सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड प्लस क्लोराइड आयन एक्वस। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट ये है कि सिल्वर क्लोराइड की सॉलिबिलिटी सिल्वर ब्रोमाइड से ज्यादा होती है, ये मोर सॉलेबल है इसके कंपेयर में। तो क्योंकि ये मोर सॉलेबल है, ये लेस सॉलेबल है, इसलिए इसका प्रेसिपिटेशन होगा, इसका प्रेसिपिटेशन होगा और इसके प्रेसिपिटेशन की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी, या बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा क्योंकि इसका प्रेसिपिटेशन हो रहा है। अब देखो स्टार्टिंग में ब्रोमाइड आयन कंसंट्रेशन बोल रहे हैं 0.1 मोलर है। ये दोनों तो सॉलिड है, इनके कंसंट्रेशन से या इनके एक्टिव मास से तो कोई मतलब ही नहीं है, इनका एक्टिव मास हमेशा यूनिटी रहेगा। ये T इज इक्वल टू 0 पे है। अगर इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम पे मान लो इसका बचा है 0.1 माइनस एक्स और इसका बचा होगा x। मान लो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो K इज इक्वल टू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन अपॉन ब्रोमाइड आयन कंसंट्रेशन, मतलब x अपॉन 0.1 माइनस एक्स। और यहां से आप x निकाल सकते हो, लेकिन ये सब आप तब निकाल पाओगे जब आपको K पता चलेगा। इसका मतलब ये है
कि हमें इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पहले निकालना है। अगर हमें रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाए तो फिर हम x निकाल लेंगे, और x पता चल गया मतलब क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पता चल गया और ब्रोमाइड आयन कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पता चल गया। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए देखो ये दो इंफॉर्मेशन गिवन, ये दो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन। अब हम क्या करते हैं, दोनों के करस्पॉन्डिंग रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, ये दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, क्योंकि इलेक्ट्रोड यहाँ पे एंड में, जो सॉलिड इलेक्ट्रोड है वो एंड में लिखा जा रहा है, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल है तो क्या होगा, ये बीच वाला जो है ये इसमें और इसमें कन्वर्ट होगा। तो अब देखो रिएक्शन अगर लिखें तो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव सिल्वर सॉलिड प्लस क्लोराइड एन एक्वस E1 नॉट वैल्यू गिवन है 0.22 वोल्ट। दूसरी रिएक्शन है बेटा सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव सिल्वर सॉलिड प्लस ब्रोमाइड एन एक्वस। सिल्वर सॉलिड प्लस ब्रोमाइड एन एक्वस E2 नॉट गिवन है 0.09 वोल्ट। अब देखो ये दो हाफ रिएक्शन गिवन और आपको ये नेट रिएक्शन चाहिए। इन दो हाफ रिएक्शन को यूज करके आपको ये नेट रिएक्शन चाहिए। तो कैसे मिलेगा ये, ब्रोमाइड आयन आपको चाहिए रिएक्टेंट साइड में, इसमें है प्रोडक्ट साइड में। तो फर्स्ट रिएक्शन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। और क्योंकि जो नेट रिएक्शन आ रही है वो इलेक्ट्रॉन से इंडिपेंडेंट है, नेट रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो एडिटिव होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले तो सेकंड रिएक्शन के डायरेक्शन को रिवर्स किया तो इसका E2 नॉट मतलब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका साइन बदल जाएगा, और फिर उसको फर्स्ट के साथ ऐड कर दिया तो एक तरीके से आ गया E1 नॉट माइनस E2 नॉट। तो इसका जो E नॉट होगा वो होगा E1 नॉट माइनस E2 नॉट, ठीक है। और ये वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 0.22 माइनस 0.09, तो ये 0.13 वोल्ट आ गया, 0.13 वोल्ट। E नॉट आ गया 0.13 वोल्ट। अब 0.13 वोल्ट E नॉट आ गया, फिर आप ये रिजल्ट यूज कर लो, 0.13 इज इक्वल टू 0.0591 बाई 1 log ऑफ 10 बेस K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। तो यहां से अगर आप देखो K इज इक्वल टू NT log ऑफ 0.13 अपॉन 0.0591, बताओ ये कितना आता है। पॉइंट 13 अपॉन 0.0591 कितना आया ये बताओ। अरे क्या बता रहे हो, ये के वैल्यू बता रहे हो। टू पॉइंट 2.199, तो के आ गया 2.199 यानी कि 2.2। अगर हम इसको लिख लें 2.2, तो अब के से आप x निकालोगे, अब k से x निकालो,
K आ रहा है 158.36 ना। एक मिनट, हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, गलती हो गई। ये तो आ गया 0.13 अपॉन 0.0591। तो ये वाली क्वांटिटी 2.2 आई है, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.2। तो एंटी लॉग ऑफ 2.2 को एंटी लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय एंटी लॉग ऑफ 0.2, एंटी लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय एंटी लॉग ऑफ 0.2, 0.2 का एंटी लॉग 0.2 का एंटी लॉग आ जाएगा 1.585। तो 158.5 ये सही बता रहा है चिराग, तो 158.5 आ जाएगा के वैल्यू। और फिर आप इस के से एक्स निकालो। पॉइंट 099। हाँ सही है। एक्स यानी कि क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन 0.099 मोलर एंड ब्रोमाइड आयन कंसंट्रेशन 0.011 मोलर, 0.001 मोलर। तो एक्स वैल्यू आ गई यहां से सॉल्व करके 0.099। इससे क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन आ गया, ये आ गया 0.099 और ये आ गया 0.001। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट the stability constant, calculate the stability constant of the complex, calculate the stability constant of the complex calculate the stability constant of the complex Zn NH3 4 2 positive. Calculate the stability constant of the complex Zn NH3 4 2 positive formed by the reaction ये रिएक्शन गिवन है जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 4 अमोनिया gives Zn NH3 4 2 positive. Given that E naught of
zinc 2 positive to zinc is minus 0.76 volt. Minus 0.76 volt. And E naught of Zn NH3 4 2 positive to zinc and ammonia. E naught of Zn NH3 4 2 positive to zinc and ammonia is equal to minus 1.03 volt. Minus 1.03 volt. Minus 1.03 volt. तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स बताना है. स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मतलब फॉर्मेशन कांस्टेंट. स्टेबिलिटी कांस्टेंट को फॉर्मेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं. तो ये के स्टेबिलिटी या इसी को के एफ बोलेंगे, तो हमें के स्टेबिलिटी या के एफ निकालना. आप पहले दोनों हाफ सेल रिएक्शन को लिख लो जिनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है. तो अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो क्या है, Zn 2 पॉजिटिव
plus 2 electron gives zinc solid. E1 naught given है -0.76 वोल्ट। और दूसरी रिएक्शन आपको यहां से मिल जाएगी, क्या है, Zn NH3 4 2 पॉजिटिव plus 2 electron gives zinc solid plus 4 ammonia. Zinc solid plus 4 ammonia. E2 naught given है -1.03 वोल्ट। अब देखो ये दो हाफ रिएक्शन है बेटा, और इन दोनों से ये नेट रिएक्शन निकालनी। ये दो हाफ रिएक्शन है, इन दो हाफ रिएक्शन से ये नेट रिएक्शन निकालनी। तो जिंक 2 पॉजिटिव आपको यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में चाहिए, इसमें है, तो पहले ही रिएक्शन को तो आप प्लस करोगे, और Zn NH3 4 2 पॉजिटिव आपको प्रोडक्ट साइड में चाहिए, इसमें इसको माइनस करो। और नेट रिएक्शन इलेक्ट्रॉन से इंडिपेंडेंट है, तो जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 4 अमोनिया, जिंक सॉलिड कैंसिल हो जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 4 अमोनिया गिव्स Zn NH3 4 2 पॉजिटिव, ये मिल गया। और E नॉट वैल्यू इसकी आ जाएगी E1 नॉट माइनस E2 नॉट, E1 नॉट माइनस E2 नॉट यानी कि 1.03 माइनस 0.76, तो ये आ गया बेटा 0.27 वोल्ट। 0.27 वोल्ट आ गया इसका E नॉट। और अगर E नॉट आ गया तो अब हमें इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो 0.27 इज इक्वल टू 0.0591 को 0.06 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ 10 बेस K स्टेबिलिटी। तो ये 0.03 आ गया, इधर आ गया तो ये 9 आ गया, तो लॉग ऑफ 10 बेस K स्टेबिलिटी अगर आप देखोगे तो ये आ गया 9, तो K स्टेबिलिटी इज इक्वल टू NT लॉग ऑफ 9, तो K स्टेबिलिटी वैल्यू आ जाएगी बेटा 10⁹9। तो ये फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स होगा। फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 10⁹9। तो ये क्लियर हो गया बेटा? एक क्वेश्चन और नोट करो, लिखो द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर copper to positive to copper, the standard reduction potential for copper to positive to copper is 0.34 volt, is 0.34 volt. Standard reduction potential for copper to positive to copper is 0.34 वोल्ट, ये गिवन है। कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल एट, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल एट pH equal to 14 for this couple,
for this couple. Solubility product of CuOH twice is 10 to the power minus 20. 10 to the power minus 20. सही आंसर माइनस 0.251 वोल्ट। माइनस 0.251 वोल्ट। तो देखो बेटा यहां पे ये हाफ रिएक्शन है, इसका E0 गिवन है 0.34 वोल्ट, और आपको इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है इस कंडीशन में जब pH 14 है। अब आप देखो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट गिवन है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का, तो सॉल्बिलिटी रिएक्शन लिख लेते हैं क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के लिए। तो CuOH twice plus aqueous gives Cu2 positive aqueous plus 2 hydroxyl ion aqueous। CuOH twice plus aqueous gives Cu2 positive aqueous plus 2 hydroxyl ion aqueous। इसके लिए सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट गिवन है, तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखोगे तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट आ जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखो pH 14 है, तो क्योंकि हमें पता है सिंस pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे pH और pOH P के W के बराबर होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। तो pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, दिस इंप्लाइज POH इज इक्वल टू 0, और POH अगर 0 है तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन आ जाएगा 1 मोलर। हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा, और अगर हम यहां पे हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन वैल्यू पुट कर दें तो कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन हमें मिल जाएगा। कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KSP अपॉन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो 10 टू द पावर माइनस 20 बाई 1 स्क्वायर, तो ये 10 पावर माइनस 20 आ गया बेटा। तो कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन आ गया 10 टू द पावर माइनस 20 मोलर। अब अगर कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 20 मोलर आ गया, तो अब हम नर्स्ट इक्वेशन अगर इस हाफ रिएक्शन के लिए अप्लाई करें, मैं इसको इधर लिखता हूं,
अगर इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें, E इज इक्वल टू E नॉट 0.34 माइनस 0.06 बाई 2 log ऑफ 10 बेस। देखो इसका एक्टिव मास यूनिटी होगा अपॉन इसका कंसंट्रेशन, 1 अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -20 निकाला हमने। तो ये 10 पावर -20 ऊपर गया, 10 पावर 20 लॉग ऑफ 10 पावर 20 20 बाई 2 10। तो ये आ जाएगा 0.34 माइनस 0.6 0.34, हाँ माइनस 0.6 आ जाएगा। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.26 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली, माइनस 0.26 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली इसको सॉल्व करके आता है। एग्जैक्ट आंसर है माइनस 0.251 वोल्ट। मेथड समझ में आ गया बेटा सबको? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर समझ में आ गया? ठीक है, तो मैं क्लास को आज यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हुए, 2-3 और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हुए, थोड़ी वैरायटी और जिससे आपको प्रॉब्लम्स की मिल जाए। और फिर उसके बाद जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट रहता है इस चैप्टर में, एक तो कॉमर्शियल बैटरीज का कॉन्सेप्ट है और दूसरा कोरोजन का कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को फिनिश कर दूंगा। तो जो मंडे को क्लास होगी, मंडे की क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे लास्ट क्लास होगी। ठीक है, मंडे वाली क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। बट मैं आपको बता दूं, टेस्ट का सिलेबस मैंने आपको बताया हुआ है। टेस्ट सिलेबस क्या बताया हुआ है भाई? इलेक्ट्रोलिसिस आना है, कंडक्टेंस मेजरमेंट आना है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आना है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आना है। ठीक है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बाद जो कुछ भी कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है वो इस टेस्ट में नहीं आएगा। टेस्ट आपका फ्राइडे को होगा। क्लियर? ठीक है बेटा? हाँ बोलो। इस चैप्टर के बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी? हाँ, इसके बाद फिर मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ओके।